नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स यूनियन का धरना प्रदर्शन बंद स्कूल और कॉलेज को लेकर सीएम का फूंक का पतला, स्कूल और कॉलेज खोलने की उठाई मांग। मधुबनी हत्याकांड में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, हत्याकांड का मुख्य आरोपी प्रवीण झा हुए गिरफ्तार। होली के दिन एक ही परिवार के 5 लोगों की गोली मारकर की गई हत्या। बेगूसराय में कोरोना को लेकर प्रशासन सख्त, डीएम एसडीएम ने दुकानदारों को दिए निर्देश, कोरोना प्रोटोकॉल की अवहेलना करने वाले लोगों को किया दंडित। और मुंगेर में उदय पासवान के खेत में अचानक लगी आग लगने से पूरा खेत जलकर हुआ राख। आग बुझाने के बाद दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची। और शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। मुंगेर गोलीकांड को लेकर अब हाईकोर्ट ने फैसला लिया है। ये बड़ा फैसला हाईकोर्ट का। कोर्ट की निगरानी में होगी सीआईडी जांच, एसपी से लेकर थानेदार तक के ट्रांसफर का निर्देश दिया गया है। पिछले साल अक्टूबर में दुर्गा पूजा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई थी पुलिस फायरिंग के दौरान एक श्रद्धालु की मौत हो गई थी और कई श्रद्धालु घायल हो गए थे। मुंगेर गोलीकांड को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है। कोर्ट की निगरानी में अब सीआईडी जांच होगी, एसपी से लेकर थानेदार तक के ट्रांसफर के निर्देश दिए गए हैं। पिछले साल अक्टूबर में दुर्गा पूजा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई थी पुलिस फायरिंग में श्रद्धालु की मौत हो गई थी और कई श्रद्धालु घायल हुए थे। मुंगेर गोलीकांड को लेकर हाईकोर्ट ने अब फैसला लिया है। कोर्ट की निगरानी में अब सीआईडी जांच होगी, एसपी से लेकर थानेदार तक के ट्रांसफर के निर्देश दिए गए थे। पिछले साल अक्टूबर में दुर्गा पूजा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई थी पुलिस फायरिंग के दौरान एक श्रद्धालु की मौत हो गई थी और कई अन्य श्रद्धालु घायल हो गए थे। बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। मुंगेर गोलीकांड को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है। अब कोर्ट की निगरानी में सीआईडी जांच होगी, इस मामले की अब सीआईडी जांच होगी, एसपी से लेकर थानेदार तक के ट्रांसफर के निर्देश दे दिए गए हैं। पिछले साल अक्टूबर में दुर्गा पूजा प्रतिमा विसर्जन के दौरान पुलिस फायरिंग की गई थी। बड़ी खबर लगातार आपको मुंगेर से बता रहे हैं, जहां पुलिस फायरिंग की गई थी अक्टूबर में दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान। इस घटना को अंजाम दिया गया था। सीबीआई जांच के आदेश दिए गए हैं। गोलीकांड को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आ गया है। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों से। मधुबनी हत्याकांड के बाद लगातार मृतक के परिजन बीजेपी विधायक विनोद नारायण झा पर सवाल उठा रहे हैं कि हत्याकांड के आरोपियों की साठगांठ बीजेपी विधायक से है। वहीं बीजेपी विधायक के नाम आने के बाद बिहार में सियासत तेज हो गई है और बिहार की नेता प्रतिपक्ष भी इस बात को उठाने लगे हैं। वहीं तेजस्वी यादव के सवाल पर बिहार सरकार के मंत्री नीरज सिंह बबलू ने कहा है कि किसी के साथ किसी के फोटो लगाने से आरोप सिद्ध नहीं हो जाता। अगर ऐसा होता तो नेता प्रतिपक्ष के भाई के साथ भी कई अपराधियों की फोटो वायरल हुई है। देखिए, ये गलत बात है। फोटो कोई किसी के साथ खिंचा सकता है। उनके भाई के साथ कई बार कई अपराधियों का फोटो वायरल हुआ, हमने कुछ नहीं कहा। तो जो पॉलिटिक्स में है उनके साथ कोई फोटो खिंचा लेता है और ऐसा कुछ प्रूफ नहीं है कि वो किसी को संरक्षण दे रहे हैं या वो कहीं इन्वॉल्व है, ऐसा कुछ नहीं है। और विनोद नारायण झा जी एक सज्जन व्यक्ति, उनपे हमारा सीधा कहना, मैं वहां भी गया था, वहां भी बोला था, वहां के स्थानीय लोगों को भी बोला कि भाई आप लोग किसी पर आरोप मत लगाइए। जिसका नाम दिया है आपने, जो घटना में दोषी है, उतना ही का नाम दीजिए। कौन से जात के लोग हैं, कौन से पार्टी के लोग हैं, किनका आदमी, इनसे कोई मतलब नहीं। और भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा के मुख्य द्वार पर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स यूनियन के जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद अदालत के नेतृत्व में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया और यह प्रदर्शन कोरोना के नाम पर कॉलेज और स्कूलों को बंद करने को लेकर किया गया। मौके पर मौजूद यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरारी ने कहा कि बिहार की निकम्मी सरकार छात्र और युवाओं को बेरोजगारी के मुंह पर धकेल कर पहले ही बर्बाद कर चुकी है। साथ ही उनका कहना है कि देश में चुनाव हो सकते हैं, बस चल सकता है, ट्रेनें चल सकती है, लेकिन स्कूल कॉलेज नहीं।
खोले जा रहे हैं। साथ ही कहा कि अब प्रधानमंत्री और बिहार के सुशासन बाबू जानबूझकर युवाओं को मूर्ख बना रहे हैं, क्योंकि इनको पता है अगर छात्र युवा पढ़ाई करेंगे तो इनकी नाकामी को सामने लेकर आ पाएंगे, और छात्र पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। काफी दुखद है। इसके लिए आज ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन के छात्रों के द्वारा मधेपुरा में पुतला दहन किया गया। ये छात्रों को अब चाह रहे कि पढ़ाई ना करें। अगर पढ़ लेंगे ये लोग तो अपना हक मांगने लगेंगे। और कोरोना के नाम पर ट्रेन चल रहे हैं, बस चल रहे हैं, मगर स्कूल कॉलेज को बंद किए हुए। और इनका बंद करने का मेन मकसद ये है कि यहाँ के छात्र एक तो बेरोजगार हैं ही, अब पढ़ाई लिखाई भी नहीं करें। इसलिए आज नीतीश कुमार का भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय गेट पे पुतला दहन किया गया है। और ये कोरोना के आड़ में लोगों को जो बेरोजगार करते जा रहे हैं, लोगों को जो अशिक्षित करते जा रहे हैं, इसका ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन के साथी समूचे देश में इनका विरोध कर रहे हैं। बिहार में विरोध कर रहे हैं, मधेपुरा में इनका काफी विरोध हो रहा है। इन्हीं मुद्दों को लेकर के आज नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया है। और कोरोना काल में जिस प्रकार से स्कूल और कॉलेजों को बंद किया गया है, अलग अलग राज्यों में इसको लेकर परीक्षा पर चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों से और अभिभावकों से। चलिए आपको सीधे दिखाते हैं कि आखिर इस दौरान क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस विषय को लेकर चर्चा कर रहे हैं। एग्जाम के रिजल्ट का शीट देखना पड़ता है और इसलिए बच्चों का आकलन भी बच्चों के रिजल्ट तक ही सीमित हो गया है। मार्क्स के परे भी बच्चे में कई ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें पेरेंट्स मार्क ही नहीं कर पाते हैं। साथियों, हमारे यहां एग्जाम के लिए एक शब्द है कसौटी। मतलब खुद को कसना है, ऐसा नहीं है एग्जाम आखिरी मौका है, बल्कि एग्जाम तो एक प्रकार से एक लंबी जिंदगी जीने के लिए अपने आप को कसने का उत्तम अवसर है, एक अपॉर्चुनिटी है। समस्या तब होती है जब हम एग्जाम को ही जैसे जीवन के सपनों का अंत मान लेते हैं, जीवन मरण का प्रश्न बना देते हैं। दरअसल एग्जाम जीवन को गढ़ने का एक अवसर है, एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है। उसे उसी रूप में लेना चाहिए। एक्चुअली हमें अपने आप को कसौटी पर कसने के मौके खोजते ही रहना चाहिए ताकि हम और बेहतर कर सकें। हमें भागना नहीं चाहिए। आइए दोस्तों, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। मेरा नाम पुण्य सुनिया है। मैं कक्षा 11वीं की छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम विवेकानंद केंद्र विद्यालय निर्जुली, डिस्ट्रिक्ट पापुमपारे, स्टेट अरुणाचल प्रदेश है। माननीय प्रधानमंत्री जी, कुछ सब्जेक्ट्स और कुछ चैप्टर्स है जिनको लेकर मैं सहज नहीं हूँ, उनसे पीछा छुड़ाने में लगी रहती हूँ। मैं चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न करूँ, मैं उन्हें पढ़ नहीं पाती हूँ। शायद ये इसलिए होता है क्योंकि मुझे उनसे डर लगता है। सर, इस स्थिति को कैसे दूर किया जा सकता है? धन्यवाद सर। चलिए, आंध्र से हम मलेशिया से अब अरुणाचल पहुंच गए और मुझे बताया गया है कि इसी प्रकार का कोई और एक सवाल भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। मेरा नाम विनीता गर्ग है और मैं SRDAV पब्लिक स्कूल में 25 वर्ष से कार्यरत हूँ। मेरा प्रश्न है, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें कई स्टूडेंट्स को डर का सामना करना पड़ता है, इस वजह से वह इनसे बचते हैं। इसके बारे में इतिहास या गणित जैसे विषयों के शिक्षक अच्छी तरह से समझ सकते हैं। टीचर के तौर पर इस स्थिति को और बेहतर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ये कुछ अलग प्रकार का ही विषय मेरे सामने आया। मैं कोशिश करूंगा कि स्टूडेंट्स के मन को छू सकूं और टीचर्स की बात पर गौर के साथ कुछ समाधान बता सकूं। आप दोनों ने किसी खास सब्जेक्ट या चैप्टर से डर की बात कही है। आप लोग अकेले नहीं हैं।
जिनको इस स्थिति का सामना करना पड़ता हो। हकीकत तो यह है कि दुनिया में एक भी इंसान ऐसा नहीं मिलेगा जिसके ऊपर ये बात लागू न होती हो। मान लीजिए आपके पास बहुत ही बढ़िया 5-6 शर्ट है, लेकिन आपने देखा होगा 1 या 2 शर्ट आपको इतने पसंद आते होंगे, बार बार पहनते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सब बेकार हैं, फिटिंग ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है। उन 2 इतने अच्छे लगते हैं कि आप उसको बार बार पहनते हैं। कई बार तो माँ बाप भी इन चीजों के लिए गुस्सा करते हैं कि कितनी बार इसको पहनोगे, अभी 2 दिन पहले तो पहना था। पसंद नापसंद मनुष्य का स्वभाव है, और कभी कभी पसंद के साथ लगाव भी हो जाता है। और इसमें डर की, दुविधा की क्या बात है कि हमने डरना चाहिए? दरअसल होता क्या है, जब आपको कुछ चीजें ज्यादा अच्छी लगने लगती हैं तो उनके साथ आप बहुत कंफर्ट हो जाते हैं, बहुत कंफर्टेबल लगता है, सहज हो जाते हैं। लेकिन जिन चीजों के साथ आप सहज नहीं होते, उनके तनाव में आपकी 80% एनर्जी आप उसी में लगा देते हैं। और इसलिए स्टूडेंट से मैं यही कहूंगा कि आपको अपनी एनर्जी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। सभी विषयों में बराबर बराबर। आपके पास पढ़ाई के लिए 2 घंटे हैं तो उन घंटों में हर सब्जेक्ट को समान भाव से पढ़िए। अपने समय को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करिए। साथियों, आपने देखा होगा टीचर्स, माता पिता हमें सिखाते हैं कि जो सरल है वो पहले करें। ये आमतौर पर ये कहा जाता है, और एग्जाम में तो खास तौर पर बार बार कहा जाता है जो सरल उसको पहले करो भाई, जब टाइम बचेगा तब वो कठिन है उसको हाथ लगाना। लेकिन पढ़ाई को लेकर मैं समझता हूं ये सलाह आवश्यक नहीं है और उपयोग भी नहीं है। मैं जरा इन चीज को अलग नजरिए से देखता हूं। मैं कहता हूं जबकि पढ़ाई की बात हो तो कठिन जो है उसको पहले लीजिए। आपका माइंड फ्रेश है, आप खुद फ्रेश हैं, उसको अटेंड करने का प्रयास कीजिए। जब कठिन को अटेंड करेंगे तो सरल तो और भी आसान हो जाएगा। मैं अपना अनुभव बताता हूं। जब मैं मुख्यमंत्री था, तो प्रधानमंत्री बना, तो मुझे भी बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, बहुत कुछ सीखना पड़ता है, बहुतों से सीखना पड़ता है, चीजों को समझना पड़ता है। तो मैं क्या करता था, जो मुश्किल बातें होती है, जिसके निर्णय थोड़े गंभीर होते हैं, मैं मेरे सुबह जो शुरू करता हूं तो कठिन चीजों से शुरू करना पसंद करता हूं। मुश्किल से मुश्किल चीजें मेरे अफसर मेरे सामने लेकर के आते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि वो मेरा एक अलग मूड होता है। मैं चीजों को बिल्कुल तेजी से समझ लेता हूं, निर्णय करने की दिशा में आगे बढ़ता हूं। मैंने अपना एक नियम बनाया है, कोशिश की है। और जो सरल चीजें हैं, दिन भर की थकान के बाद रात देर हो जाती है तो चलो भाई, अब उनको मैं ज्यादा दिमाग खपाने की जरूरत नहीं हो, कोई गलती होने का कारण नहीं है, तो उन चीजों को मैं देर रात तक खींच लेता हूं। लेकिन सुबह जब उठता हूं तो फिर कठिन से ही मुकाबला करने के लिए निकल पड़ता हूं। दोस्तों, एक और बात हमें अपने आप से सीखनी चाहिए। आप देखिए, जो लोग जीवन में बहुत सफल हैं वो हर विषय में पारंगत नहीं होते, लेकिन किसी एक विषय पर, किसी एक सब्जेक्ट पर उनकी पकड़ जबरदस्त होती है। अब जैसे लता दीदी हैं, लता मंगेशकर जी की पूरी दुनिया में नाम है, हिंदुस्तान के हर जुबान पे नाम है। लेकिन अगर कोई जाकर के उनको कहे कि आज हमारे क्लास में आइए और ज्योग्राफी पढ़ाइए, हो सकता है?
वो न भी पढ़ा भी पाए, मैं नहीं जानता हूं कि वो पढ़ा पाए न पढ़ा पाए, लेकिन लता जी की महारत ज्योग्राफी में शायद न भी हो, लेकिन संगीत की दुनिया में उन्होंने जो किया हुआ है, एक विषय पर जिस प्रकार से अपना जीवन खपा दिया है, आज वो हर एक के लिए प्रेरणा का कारण बन गई है। और इसलिए आपको भले कुछ सब्जेक्ट मुश्किल लगते हो, ये कोई आपके जीवन में कोई कमी नहीं है। आप बस ये ध्यान रखिए कि इस मुश्किल लगने वाले सब्जेक्ट की पढ़ाई से खुद को दूर मत कीजिए, उसे भागिए मत। वहीं टीचर्स के लिए मेरी सलाह ये है, वो विद्यार्थियों से उनको टाइम मैनेजमेंट के संबंध में, उसके तौर तरीके के संबंध में, सिलेबस के बाहर जाकर के भी कभी उनसे बातें करें, उनसे चर्चा करें, उनको गाइड करें। विद्यार्थियों को टोकने के बजाय उन्हें गाइड करें। टोकना, रोकना, उसका प्रभाव मन पे और ज्यादा नेगेटिव फैलता है। प्रोत्साहित करने से वो कॉन्सेंट्रेटेड ताकत के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ बातें क्लास में सार्वजनिक तौर पर जरूर कहें ताकि सबका प्रबोधन होगा, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जब किसी एक बच्चे को बुला करके चलते चलते थोड़ा सर पे हाथ रख करके बहुत ही प्यार से कहें, बेटा देखो भैया तुम इतने बढ़िया करते हो, जरा देखो इसको जरा थोड़ा ये कर लीजिए, देखिए तुम्हारे में बहुत बड़ी ताकत है, आप देखिए ये बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा। एक काम करिएगा, आपके जीवन में ऐसी कौन सी बातें थी जो कभी आपको बहुत कठिन लगती थी और आज आप उसको बड़ी सहजता से कर पा रहे हैं? ऐसे कुछ कामों की लिस्ट बनाइएगा। जैसे साइकिल चलाना कभी आपको कठिन लगा होगा, लेकिन अब वही काम आप बहुत सरलता से करते लेते होंगे। कभी तैरने की बात आई होगी, बहुत डर लगा होगा, उतरने से भी डर लगा होगा, लेकिन आप अच्छे तरह आज तैरना सीख गए होंगे। मतलब जो कठिन था उसको आपने कन्वर्ट कर दिया। आपके जीवन में ऐसी सैकड़ों चीजें होगी, अगर आप ये याद करके जरा किसी कागज पर लिख लेंगे तो कभी आपको किसी को भी, मुझसे भी कठिन वाला सवाल पूछना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि कभी कोई चीज आपको कठिन लगेगी ही नहीं। मुझ पर भरोसा कीजिए दोस्तों, एक बार करके देखिए। Honorable Prime Minister Ji, Vanakkam. Vanakkam. I am Neelanand, studying 12th standard in Vivekananda Kendra Vidyalaya Metric Higher Secondary School, Kanyakumari. Dear sir, during this pandemic situation, after the online classes, we all get more free time than usual. I would like to know how can we make the best use of our free time. My thanks to our Honorable Prime Minister for giving this opportunity. वणक्कम। मम्मी पापा को पता चलेगा ना कि आप परीक्षा के समय में खाली समय की बात कर रहे हैं, तो फिर देखिए क्या होता है। खैर, मुझे ये सवाल बहुत अच्छा लगा कि आप एग्जाम के समय भी खाली समय पर ध्यान दे रहे हैं, खाली समय पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, खाली समय, इसको खाली मत समझिए कि खजाना है, खजाना। खाली समय एक सौभाग्य है, खाली समय एक अवसर है। आपकी दिनचर्या में खाली समय के पल होने ही चाहिए, वरना तो जिंदगी एक रोबोट जैसी हो जाती है। दरअसल खाली समय दो तरह के हो सकते हैं। एक जो आपको सुबह से ही पता है कि आज आप 3 से 4 बजे तक फ्री हैं, या आने वाले रविवार को आप आधा दिन फ्री हैं, या आप 4 तारीख को छुट्टी है, आप
दोपहर तक आपके पास कोई काम नहीं, आपको पता है। लेकिन दूसरा वो जिसका पता आपको लास्ट मोमेंट में चलता है। अगर आपको पहले से ही पता है कि मेरे पास खाली समय है, तो आप अपने पेरेंट्स या अपने बहन भाई से कह सकते हैं कि मैं आपकी हेल्प करूंगा। आपको क्या काम करना है, आप क्या कर रहे हैं, मैं क्या हेल्प कर सकता हूं। दूसरा, आप सोचें कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको खुशी देती है। थोड़ा भारी भरकम शब्द है स्वांतः सुखाय, जिसमें से आपको सुख मिलता है, आपको आनंद मिलता है, आपके मन को बहलाती हैं। आप ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। अब आपने मुझे पूछा है तो मैं भी सोचता हूं कि मैं क्या करना पसंद करता हूं। मैंने अपनी दिनचर्या में ऑब्जर्व किया है कि अगर मुझे थोड़ा सा भी खाली समय मिल जाए और अगर झूला है तो मेरा मन करता है कुछ पल में झूले पर जरूर बैठूं। बहुत थकान है और 5 मिनट का भी समय मिल गया, या फिर मैं कोई काम भी कर रहा हूं, तो अपने खाली समय में झूले पर बैठकर, पता नहीं क्या कारण है लेकिन मेरा मन प्रफुल्लित हो जाता है। जब आप खाली समय अर्न करते हैं तो आपको उसकी सबसे ज्यादा वैल्यू पता चलती है। इसलिए आपकी लाइफ ऐसी होनी चाहिए कि जब आप खाली समय अर्न करें तो वो आपको असीम आनंद दें। यहां यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि खाली समय में किन चीजों से बचना चाहिए, नहीं तो वही चीज सारा समय खा जाएगी, पता भी नहीं चलेगा और अंत में रिफ्रेश रिलैक्स होने के बजाय आप तंग आ जाएंगे, थकान महसूस करने लगेंगे। एक और मुझे लगता है कि खाली समय में हमें अपनी क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा बढ़ाने की और ऐसी कौन सी चीजें हम कर सकते हैं जो शायद बहुत प्रोडक्टिव हो जाएगी। आपकी मां या पिता अगर खाना बना रहे हैं, उसे ऑब्जर्व कीजिए। नई नई चीजों में अंदर जाने का, कुछ नया जानने का, इसका इम्पैक्ट सीधा सीधा दिखाई नहीं देता है, पर जीवन में इसका बहुत बड़ा गहरा प्रभाव होता है। फ्री टाइम का एक और बेस्ट यूज हो सकता है कि आप कुछ गतिविधियों से अपने आप को जोड़ें, जिसमें आप को एक्सप्रेस कर पाए, आपकी यूनिकनेस को बाहर ले आ सके, जिसमें आप अपनी इंडिविजुअलिटी से जुड़ सके। ऐसा करने के बहुत से तरीके हैं और आप भी ऐसे बहुत से तरीके जानते हैं। स्पोर्ट्स हैं, म्यूजिक है, राइटिंग है, पेंटिंग है, स्टोरी राइटिंग है। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अपने थॉट्स को, इमोशंस को एक्सप्रेस करने का एक क्रिएटिव तरीका दीजिए, अवसर दीजिए। नॉलेज का दायरा कई बार वहीं तक सीमित होता है जो आपको उपलब्ध है, जो आपके आसपास है, लेकिन क्रिएटिविटी का दायरा नॉलेज से भी बहुत दूर तक आपको ले जाता है, बहुत विस्तार के फलक पर ले जाता है। क्रिएटिविटी आपको उस क्षेत्र में ले जा सकती है जहां पहले कभी कोई नहीं पहुंचा, जो नया हो। हमारे यहां कहा जाता है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। ये क्रिएटिविटी की तो बात है। With the world's largest COVID vaccination.
तो आपने देखा कि आखिर किस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस को सुना, किस प्रकार से जो इस लॉकडाउन के दौरान स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हुई है, किस सब्जेक्ट से उन्हें प्रॉब्लम है, किस सब्जेक्ट से उन्हें डर लग रहा है, उनकी तमाम समस्याएं थी जिसको आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष अभिभावकों ने रखा, टीचर्स ने रखा और स्टूडेंट्स ने रखा और उसका समाधान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया है। और आपको बता दें कि शिक्षा पर यह चर्चा थी नरेंद्र मोदी जी की, जिसको लेकर उन्होंने ये बातें कही हैं और परीक्षा को लेकर ये चर्चा की गई थी। क्योंकि लॉकडाउन था, लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन क्लासेस हुई थी, स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा समस्या हो रही थी, जिसको लेकर अब स्टूडेंट्स के जो एग्जाम है, जो बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं, उनको काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर भी समाधान देने की कोशिश की उन्होंने। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि जो परीक्षा पर चर्चा थी, इस दौरान तमाम चीजों को लेकर बात की गई है और काफी ज्यादा सराहनीय कदम उठाया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से स्टूडेंट्स को लेकर। उनकी समस्याओं का समाधान कहीं ना कहीं करने की कोशिश की गई और एक बार फिर से कोरोना महामारी जो है वो लगातार पैर पसारता जा रहा है, जिसको लेकर जो स्कूल है कई राज्यों में फिर से बंद कर दिए गए हैं, कॉलेजों को भी बंद कर दिया गया है और अब ऑनलाइन क्लासेस से जो समस्याएं उत्पन्न हुई हैं स्टूडेंट्स के लिए, उसका निराकरण किया गया है। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।